नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेलवे एग्जाम गुरुकुल पर। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, है ना, एएलपी, टेक्नीशियन, जितने अभी हाल ही में रेलवे के एग्जाम हुए हैं उन सभी को लेते हुए हम लोग देखें तो इंडियन पॉलिटी के एक क्वेश्चन सब में कॉमन है। वो कौन सा है? संविधान संशोधन। जी हां, और इस 25 से 30 मिनट की क्लास में सारे संविधान संशोधन मैं आपको याद करवाने वाला हूं। ट्राई कीजिएगा, सारे याद हो जाएंगे। इसके बाद 1.5 से 2 घंटे का सेशन पहले मैं लेने वाला था, हमने कहा कोई मतलब नहीं है, इस 25 मिनट के सेशन में ही मैं सारे विद्यार्थियों को संशोधन याद करवा दूंगा। ऐसे ही एक छोटा सा वीडियो और भी आएगा, वो अनुच्छेदों से संबंधित होगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो रेलवे एग्जाम के प्री हैं। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और रटने की कोशिश करें। इससे छोटा वीडियो और इससे महत्वपूर्ण वीडियो आपको नहीं मिलेगा। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और डेली बेसिस पे जो क्लास चलती है उसको भी करिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो अगर संशोधन आपको याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे? सबसे पहले बात समझिएगा कि भारतीय संविधान में जब संविधान बनाया गया था तो उस दौरान संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं, यानी 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है ना। तो 8 से अगर 12 हुई हैं तो 4 जोड़ी गई, तो उससे संबंधित 4 संशोधन हो जाएंगे, 4 अमेंडमेंट हो जाएंगे। तो वो 4 अमेंडमेंट कौन से होंगे? 1, 52, 73, 74। जी हां, पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत नवीन सूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वें संविधान संशोधन, है ना, 1992 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो नवीन सूची में क्या था? ना से नौ, ना से नियम। नियम मतलब भूमि संबंधी नियम, जमींदारी उन्मूलन संबंधी नियम दिए गए हैं। दा से 10, दा से दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है ना, कि अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल या फिर लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है, दल बदल करता है तो उसको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। गा से 11, गा से गांव, और गांव में होती है पंचायत। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है, और शहर में होती है नगर पालिका। समझ में आ गया? तो 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो 1, 52, 73 और 74 मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। क्या हुआ? जमींदारी विरोधी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? है ना, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई। इस संदर्भ में सरकार ने 10वीं अनुसूची जोड़ी। फिर 73वां संविधान संशोधन, इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत क्या है? संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात यहां पर की गई। तो 1, 52, 73 और 74 आपने समझ लिया। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी बच्चों। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी दोस्तों? सिर्फ 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अगर वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी, तो फिर कितनी भाषाएं जुड़ी? आप कहेंगे सर जी 8 जुड़ी। तो ये 8 भाषाओं को जोड़ने के लिए संशोधन किया गया होगा। जी हां, तो भाषा संबंधी संशोधन की बात की जाए तो 21, 71 और 92। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। तो कौन कौन सी भाषाएं सर जोड़ी गई थी? तो 21वां, तो 21 है तो 7 से सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन के तहत 71वां संविधान संशोधन जो है, तो 71वें संविधान संशोधन के तहत नमक जोड़ा गया। अब आप कहेंगे सर नमक क्या होता है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी भाषा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। और 92वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? बोड मास जोड़ा गया। ये ट्रिक है, बोड मास। तो बो से बोडो, डा से डोगरी, मा से मैथिली और सा से संथाली। तो 4 भाषा यहां पर हो गई, 3 भाषा यहां पर हो गई और 1 यहां पर हो गई। जैसे एक यहां सिंधी है ना, यहां पे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी है, और यहां बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। तो देखो ये 7 याद हुई,
1 52 73 74 21 71 92 इतनी याद हुई। अब और जो सभी पेपर में पूछी जा रही है वो क्या है, 100 से लेकर 106 तक, ये लाइन से याद रखना है आपको। बाकी 7 15 24 42 44 61 है ना, 69 86 91 99 97 ये आपको और याद रखने हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बताइए कहानी को स्टार्ट किया जाए तो 21 71 92 एक बार देख लीजिए। 21वीं संविधान संशोधन के तहत है ना, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। इसके बाद नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वें संविधान संशोधन के तहत, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। अब अन्य बात पर चर्चा करते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 क्या कहता है? 7वां संविधान संशोधन 1956 क्या कहता है? आपको पता है कि भारत में राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर किया गया था। अरे हाँ कि ना? लेकिन क्या पहले भाषा के आधार पर किया जाना था? आप कहेंगे जी नहीं। आप कहेंगे जी नहीं, वो तो तेलुगु नेता पोट्टी श्री रामलू की 56 दिन की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बाद डिसाइड किया गया कि तेलुगु भाषाई वालों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाएगा। इस प्रकार भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। तो बाकी सभी लोगों ने भी कहा कि उनको बांटो हमको डांटो, ऐसा नहीं होगा, हमको भी भाषा के आधार पर बांटो। इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। तो इन लोगों ने 3 साल लगा दिए और 3 साल लगाने के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया था और अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक आपको बात समझ में आई। 15वां संविधान संशोधन 1963 में के तहत बताया गया कि राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति पहले 60 साल में हो जाती थी, अब उनकी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट 62 साल में होगा। 24वां संविधान संशोधन 1971 बहुत महत्वपूर्ण। इसमें यह डिसाइड कर दिया गया कि अब जब भी कभी कोई विधेयक ऐसा आएगा जो संशोधन से संबंधित हो संविधान में, अगर कोई विधेयक संविधान संशोधन से संबंधित होगा तो राष्ट्रपति उसमें अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को उसमें सहमति देनी ही पड़ेगी। याद रखिएगा। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 कहता है कि इस संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। अगली बात करते हैं हम लोग 42वां संविधान संशोधन। इसमें इतने सारे संशोधन किए गए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लघु संविधान की संज्ञा देते हैं। 4-2 क्या होता है? 6 होता है ना। देखो लास्ट में 6 आएगा, 4-2 6, लास्ट में 6 आ रहा है। तो मूल संविधान में, यानी जब संविधान बनाया गया तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, अर्थात मूल कर्तव्य नहीं थे। जी नहीं। जब मूल संविधान हमारा बनाया गया, जब मूल संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था बच्चों। वो तो आगे चलकर जो मौलिक कर्तव्य है वो यूएसएसआर या रशिया के संविधान से ग्रहण किया गया है, और मौलिक कर्तव्यों के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर लो, लेकिन शामिल कितने किए गए? 10। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने तो सिर्फ 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जबकि शामिल किए गए थे टोटल कितने बच्चों? 10। और इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब आपके मन में आएगा सर वर्तमान में तो 11 है। जी हां, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसके तहत शिक्षा के पाठ को जोड़ा गया कि शिक्षा का भी एक अधिकार होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए निःशुल्क रूप से। अरे हाँ कि ना? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इसको भी मूल कर्तव्य में शामिल कर लिया गया।
तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं बच्चों? तो आप कह देंगे टोटल 11 है। और संविधान के भाग 4A में, संविधान के भाग 4A में आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और अनुच्छेद 51A है। जी हां, 4A और 51A दोनों किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। आगे बढ़े। आपको पता है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में बच्चों 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। तो समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता ये शब्द पहले प्रस्तावना में नहीं थे, इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय, उन्होंने अपनी मनमानी दिखाई थी और इसी संशोधन के तहत उन्होंने एक चीज लागू कर दी कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, जिसको 44वें संविधान संशोधन के तहत रद्द कर दिया गया और वापस लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। अदरवाइज ये पास हो गया था और 44वें के तहत रद्द ना किया जाता तो आज लोकसभा का कार्यकाल या विधानसभा का कार्यकाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6-6 वर्ष का हो जाता। लेकिन इसको फिर रद्द कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। फिर इसके बाद अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र में भी कुछ संशोधन किया गया। आपको पता होना चाहिए साथियों, आपको बहुत आसानी से पता है कि मूल अधिकारों का गारंटर कौन होता है? मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है बच्चों, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस, मैंडमस, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, क्वी वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सर रिट जारी करने के मामले में, अगर मैं कहूं कि रिट जारी करने के मामले में किसके पास शक्ति ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास, तो आप कहेंगे हाई कोर्ट के पास। याद रखिएगा, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 की, 448, देखिए लास्ट में 8 लिखा होगा। इसमें क्या किया गया? हमारा एक मूल अधिकार छीन लिया गया। हमारा एक क्या कर दिया गया बच्चों? मूल अधिकार छीन लिया गया। हमारा जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 19 के 1 के चा में और अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या कर लिया? छीन लिया। और संपत्ति के अधिकार को अब आर्टिकल 300A में शामिल कर लिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अब ये एक विधिक या कानूनी अधिकार है। साथ ही साथ जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको फिर से पुनः कम करके 5-5 वर्ष कर दिया गया। अच्छा, एक और बात आपको पता है, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर क्या कर दिया था? आपातकाल लागू कर दिया था। और आपातकाल लागू कर दिया प्रधानमंत्री ने और मंत्रिमंडल की सिफारिश भी नहीं ली। मंत्रिमंडल को तो पता भी नहीं था, मंत्रिमंडल को तो बाद में पता चला। समझ में आ गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 2 बातें और कही गई कि जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप से नहीं कहेगा राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए, तब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति नहीं करेगा। और आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द उत्पन्न कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या क्या हुआ? आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द लगा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल वापस 5 साल कर दिया गया। और एक और बात की गई, क्या? कि बिना मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा नहीं करेगा। तो यह है 44वां संविधान संशोधन 1978। अब बात करते हैं 61वां। आपको पता है वोट देने की जो उम्र है, वो पहले 21 वर्ष थी,
लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो वोट देने की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। यानी लोकसभा और विधानसभा में वो जो वोट देने की उम्र है उसको क्या कर दिया गया, 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ये कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 326 में। क्योंकि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से ही संबंधित है, जो कि संविधान का भाग नंबर 15 होता है। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली का नाम क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। और 86वें संविधान संशोधन है ना 2002 के तहत, ये 2002 है, यहां पे 3 लिख दिया है धोखे से। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत है ना शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। ठीक है, तो यहां पर हम कर देंगे 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हमने कर दिया 86वां संविधान, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। 86वां संविधान संशोधन 2002। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। आपको पता है आरटीई एक्ट है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया और अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया है, आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। 91वां संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन आपको मैं बताता हूं 91वां संविधान संशोधन क्या है। मंत्री परिषद की संख्या कितनी हो सकती है, मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो निचले सदन का 15% से ज्यादा नहीं होंगे, अर्थात लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 15%, और यही बात विधानसभा में हो तो विधानसभा की कुल सदस्यों का 15%, तो 15% से ज्यादा, निचले सदन का 15% से ज्यादा मंत्री परिषद में सदस्य नहीं होंगे, ऐसा 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बताया गया। फिर 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 में आया, जिसके तहत सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया और सहकारी समितियों को जोड़ा गया 9 के बी में। आपको पता है संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है, संविधान का भाग 9 का ए 9 पंचायत से है, 9 का ए नगर पालिका से है, 9 का बी जोड़ा गया सहकारी समितियां। फिर इसके 99वां संविधान संशोधन, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसको चुनने के लिए कॉलेजियम सिस्टम का यूज करते थे। तो 99वें संविधान संशोधन 2014 में कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एनजेएसी ले आया गया, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ले आया गया, और इस आयोग को यह प्रावधानित किया गया कि अब तुम चुनोगे कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा। फिर इसको रद्द कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, हम लोग वो वापस कॉलेजियम सिस्टम पे आ गए। तो पहले एनजेएसी बनाया गया, 99वां संविधान संशोधन हुआ, फिर इसको रद्द कर दिया गया। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के भूमि संबंधी समझौता है। देखिए अगर हम किसी से भूमि ग्रहण करते हैं तो कोई भी हम संशोधन नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम अपनी भूमि का एक भी टुकड़ा, जरा सा भी भूमि का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को देंगे तो संशोधन होगा। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि संबंधी समझौता है। 101वां संविधान संशोधन 2017 इतिहास का सबसे अच्छा संशोधन, सभी अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर क्या कर दिया गया, जीएसटी लागू कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी हां, और जीएसटी के अगर आपको वीडियो देखना है तो आप इसी प्लेलिस्ट में देखिएगा, इसी में है ना, तो या फिर ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, मेरे नाम से ढूंढ लीजिएगा। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 में आया, जिसके तहत जीएसटी को लागू किया गया। फिर इसके बाद 102 से लेकर 106 में सारे देखने हैं। 102वां संविधान संशोधन, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। फिर इसके बाद 104वां संविधान संशोधन, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन, लोकसभा है ना, राज्य की विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया। पहले लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था। लेकिन 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत एंग्लो इंडियन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
105वां संविधान संशोधन एससी बीसी से संबंधित है, यानी ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ओबीसी से पिछड़ा वर्ग तो है, लेकिन पिछड़े वर्ग में कुछ लोग भाई आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, तो क्या सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाए? नहीं, तो हमें ऐसे पिछड़े वर्ग में लोग छांटने हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हों, है ना, उनकी पहचान करनी है, ठीक है ना। फिर 106वां संविधान संशोधन अधिनियम यह कहता है लोकसभा हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, चाहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा हो, उन सभी सीटों में से 1/3 सीटों को 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। तो ये 106वां संविधान संशोधन 2023 में आया है। क्या बच्चों आपको सारी बातें क्लियर हैं? इसके बाद अब आपके लिए कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको आपको बताना है। संविधान की 8वीं अनुसूची जो इस बार पूछे गए हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? जो पूरा वीडियो ये देखेगा वो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, तो मुझे पता चल जाएगा इस बंदे ने हमारा पूरा वीडियो देखा है। अगर आपको 20 मिनट में कुछ भी संशोधन याद हुए हो तो बहुत बढ़िया बात है। एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश है, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आपको पता है ये हमारा रेलवे ग्रुप डी, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमारा समर्पण बैच आपको जरूर लेना है। और रेलवे ग्रुप डी का हमने अभी 13 जनवरी से यानी कल से हमारा ये बैच प्रारंभ हुआ है, जिसका नाम है हम सफर बैच। इसकी फीस आपकी 799 रुपए है, लेकिन अभी मैं इसमें ऑफर दे रहा हूं कि अगले, है ना, लगभग क्या नाम है, अगर आप 20 जनवरी से पहले पहले ये बैच खरीदते हैं, 20 जनवरी से पहले पहले अगर आप ये बैच खरीदते हैं तो इस बैच में आपको 499 रुपए का मिल जाएगा, यानी कि आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना है। 499 में ये बैच मिल जाएगा। इसमें आपको मैं पहले 20 मॉक दे रहा था, फिर मैंने क्या कर दिया, हमारे यहां आपने देखा होगा एक टेक्स्ट बुक का पास होता है, हमारे यहां टेस्ट पास है जिसमें 7 से 8 हजार मॉक टेस्ट है। सभी राज्यों के, सभी केंद्र शासित यानी सेंट्रल लेवल के, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, सबके, है ना, रेलवे, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, सारा ग्रुप डी, सारे समझ में आ गया। तो 7 से 8 हजार मॉक टेस्ट, लगभग 300 से 400 एग्जाम्स के, वो टेस्ट पास की कीमत हमारे यहां पर 499 रुपए थी, लेकिन मैंने उसको कर दिया है फ्री। यानी अगर आप जैसे ही ये बैच परचेस करते हैं, इसमें आपको पूरी क्लासेस तो मिलेंगी, लाइव रिकॉर्डेड 450 घंटे की क्लासेस, 10 बुक्स मिलेंगी, है ना, 5000 एमसीक्यूज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट पास जो 499 रुपए का वो भी मिल जाने वाला है, उसको मैंने फ्री कर दिया है इस बैच के साथ। तो लेते ही टेस्ट पास फ्री, जी हाँ, है ना। तो अभी जाइए, अभी परचेस कीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। डेली बेसिस पे 4 से 4.5 घंटे की क्लासेस हमारी चल रही हैं। और इस बार फिर से सिलेक्शन लेना है, हजारों सिलेक्शन जैसे पहले दिए थे, है ना, 2019 वाली वैकेंसी में इस बार भी हजारों सिलेक्शन देने हैं, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव क्लास में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कैसा लगा सेशन जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।